ओके, सो आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक। वैसे जैसे अपन कल हमने एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी देख लिया था, तो उससे रिलेटेड बस एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा, हमारे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को लेके वो स्टार्ट करेंगे। फिर हम हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है एक्चुअली उसके बारे में आज बात करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यार कि वैक्सीनेशन जो होता है, आप इतना टर्म सुनते हो कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीनेशन करवा लो, वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो आखिर ये वैक्सीनेशन क्या है ना बेटा? ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, है ना? तो ये वैक्सीनेशन क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि हम इनएक्टिवेटेड और वीक, या फिर वीक अगर पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं जिसकी वजह से हमारे को प्रोटेक्शन मिलता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? वैक्सीनेशन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमारा इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारी जो खुद की बॉडी होती है ना बेटा, इम्यूनाइजेशन, हमारी खुद की जो बॉडी है वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। जिस जो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, हाँ कि ना? तो वो वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या? इम्यूनाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ पड़ा? अब जैसे वैक्सीन जो है, हमारे वैक्सीन के हम अगर बोलते हैं कि यार हमने ना वैक्सीन लगवा ली, तो वैक्सीन जो है हमारी क्या प्रोड्यूस करती है? हमारे जनरेट करती है डायरेक्टली बॉडी में क्या? बी एंड टी सेल्स। आपको पता है ना बी और टी सेल्स क्या होते हैं? कल मैंने आपको बताया था। यस मैम। ठीक है, तो बस यही वाली चीज है जो आपको इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसको नहीं मेन तो क्या, एक और टर्म होता है ऑटो इम्यूनिटी। देखो, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि यार अगर बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और उसके ना अगेंस्ट लड़ाई करना शुरू कर दे। तो एक टाइम आता है, एक पॉइंट होता है, मैं सबको डांटने वाली हूँ, ठीक है? एक पॉइंट होता है, एक टाइम होता है जब क्या होता है, जो बॉडी है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती कि खुद के सेल्स कौन से हैं और बाहर के सेल्स कौन से हैं, दूसरे सेल्स कौन से हैं। एक पॉइंट पे बॉडी क्या समझने लगती है कि यार ये जो मेरे सेल्स है ना वो कोई दूसरे हैं, वो कोई पैथोजन है, तो वो उसी के अगेंस्ट क्या करने लगती है? लड़ाई करने शुरू करती है और अपने खुद के सेल्स के अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से वो उसके खुद के सेल्स धीरे 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 खत्म होने लग जाते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि वो पॉइंट जब बॉडी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्स एंड नॉन सेल्स सेल, खुद के और दूसरे सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट वो कर ही नहीं पाती है, वो सबके अगेंस्ट क्या बनाती है? पैथो एंटीबॉडीज बनाती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून disease, when body can't differentiate between, when body can't differentiate between self and नॉन सेल्फ सेल, उसको नहीं पता पड़ पाता कि खुद के सेल्स कौन से हैं और दूसरे सेल्स कौन से हैं। तो इस ऑटो इम्यून डिजीज के जैसे एग्जांपल होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सा? आप आगे जाके पढ़ोगे, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीज है जो इसकी वजह से होती है कि बॉडी नहीं पता कर पा रही कि मेरे सेल्स कौन से हैं और दूसरे सेल्स कौन से हैं। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम इन बॉडी, है ना? कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमन इम्यून सिस्टम, वो किससे मिलके बना होता है? ह्यूमन इम्यून सिस्टम लिम्फोइड ऑर्गन से, लिम्फोइड टिश्यू से। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना होता है बेटा? लिम्फोइड ऑर्गन से। किससे मिलके बना होता है? लिम्फोइड ऑर्गन। मैम ये लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, लिम्फोइड टिश्यू कौन से हैं, अभी मैं सब बताऊंगी। ठीक है,
ये इनसे मिलके हमारा इम्यून सिस्टम बना होता है। तो अब ये लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस लिम्फोइड ऑर्गन? देखो, ये वो ऑर्गन है जहां पे हमारे, आपने नाम सुना होगा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जहां पे ओरिजिनेट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और मिच्योर होते हैं और अपना काम करते हैं। ये जहां पे पूरा प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस चलता है हमारे किसमें बेटा? लिम्फोइड ऑर्गन में। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या हुए? दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन, पैदा हुए, ठीक है, मेच्योर हुए और अपना काम किया, यानी कि इस मेच्योरेशन के साथ प्रोलिफरेट भी किए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑफ लिम्फोसाइट अकर। तो ये कहाँ पे होता है? हमारे लिम्फोइड ऑर्गन में। तो अब जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ना बच्चा, वो होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, कोई मुझे बता सकता है वो कौन कौन से होते हैं? बोन वो मैरो एंड होता है, आपने थाइमस। नाम सुना होगा बोन मैरो, है ना, और एक आपने नाम सुना होगा थाइमस। तो बेटा ये क्या है? हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और यहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे ना जो लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो और थाइमस में जाके क्या करते हैं? इमेच्योर विल कन्वर्ट इनटू मैच्योर, यानी कि लिम्फोसाइट जो है यहाँ पे, उनका क्या होता है? मिच्योरेशन होता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे वो एंटीजन सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी एंटीजन सेंसिटिव मतलब कोई भी एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट पहले उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा, तभी उनको रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो उनको रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी लेकर आएंगे तभी जाके वो एंटीबॉडीज बनाएंगे ना बाद में। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? अभी लिम्फोसाइट सिर्फ मेच्योर होता है, यानी कि डिफरेंशिएट होते हैं किसके अंदर? एंटीजन सेंसिटिव बॉडी के अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर, कि अभी हम इनको पहचान रहे हैं एंटीजन को। ठीक है, अब मिच्योर हो गए। मिच्योर होने के बाद जो लिम्फोसाइट है वो बेटा कहाँ पे जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन होता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं, समझ पड़ा, टॉन्सिल्स होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं। तो ये सारे बेटा क्या है? ये है हमारे पेयर्स पैचेस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने उसके अंदर 11th में पढ़ा होगा, जब आपने डाइजेशन पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या हुआ है? पहले मेच्योर हुए, एंटीजन सेंसिटिव हुए लिम्फोसाइट, अब वो कहाँ पे जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन विच इज स्प्लीन, लिम्फोसाइट। यहाँ पे समझ पड़ा बात? अब यहाँ पे ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा? ये यहाँ पे क्या करते हैं? जो लिम्फोसाइट है वो किससे इंटरेक्ट करते हैं? एंटीजन से। ठीक है, किससे इंटरेक्ट करते हैं? एंटीजन से। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक है, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन। और क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? हमारे जो एंटीबॉडीज है उसको प्रोड्यूस करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? No, ma'am. No, ma'am. देख लो एक बार, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है ना, अभी मैं इन सारे इतने सारे मैंने आपको लिम्फोइड ऑर्गन बताए, इन सब में से सबसे ज्यादा जो मेन होता है ना, वो कौन होता है? बोन मैरो होता है। ठीक है, जहां पे सारे के सारे ऑल लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, यहाँ पे सारे के सारे लिम्फोसाइट क्या होता है बेटा? बनते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया, स्प्लीन वगैरह, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे अगर मैं स्प्लीन के बारे में बात करूँ तो आपको पता है ये कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है स्प्लीन। कैसा होता है?
बीन शेप्ड होता है। अब ये क्या काम करता है, इसके अंदर ना फेगोसाइटोसिस होता है। क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है हमारे दैट लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो हमारा जो ब्लड है उसका ना फिल्टर जो होता है, जैसे इट फर्स्ट में लिख देती हूँ, इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। हमारे कोई भी बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वो ब्लड के अंदर ना फिल्टर का काम करता है, कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना छानने का काम करता है। कौन, हमारा स्प्लीन। इसीलिए हम इसको ये क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्लड के अंदर फिल्टर की तरह छान के एक तरफ रख देता है और क्या बना देता है, उनकी कबर बना देता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब अगर मैं लिम्फ नोड जो मैंने पिछले पेज पे लिखा था उसके बारे में बात करूं, तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैचेस में प्रेजेंट होता है हमारे पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे मैं भी आपको ना डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे आपने देखा भी होगा ह्यूमन के अंदर, अगर आप ऐसे बात करते हैं अपन, तो आपने देखा होगा आर्म पिट्स में यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट है कि नहीं? Yes, ma'am. तो बेटा ये लिम्फ नोड क्या करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, यानी कि एंटीजन को ट्रैप करते हैं, ठीक है। लिम्फ के अंदर हमारा लिम्फ जब बहरा होता है ना लिम्फेटिक सिस्टम में, जैसे पूरा बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, तो जब भी लिम्फ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, तो जब भी लिम्फ बहेगा उसके अंदर कोई भी अगर एंटीजन है तो वो किसके अंदर, लिम्फ नोड के अंदर ना ट्रैप हो जाता है। क्या करता है, ट्रैप हो जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं और डिशुम डिशुम अपनी इम्यूनिटी शो करता है। समझ आया इम्यूनिटी कैसे शो होती है, कि बाहर से कोई भी ब्लड में और लिम्फेटिक फ्लूइड में एंटीजन चल रहा है, वो कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, लिम्फ नोड्स में। lymph node will get activated, it will produce B lymphocyte, it will produce T lymphocyte, इससे इम्यूनिटी जनरेट होगी, यानी कि एंटीबॉडीज जनरेट होगी और वो मर जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है वो बेटा हमारे लिम्फॉइड, हमने यहाँ पे बात करी लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो हम लिम्फॉइड टिश्यू की भी बात कर लेते हैं कि लिम्फॉइड टिश्यू, ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना पूरा यहाँ पे मेरे को ऐसे करके, No, ma'am. है ना, क्योंकि ये तो नोट्स वगैरह में भी आपको दे रखा है। इफ यू वांट कि मैम आप पूरा लिख भी दो तो अपन वो भी कर सकते हैं, बट जितना ma'am. जरूरत है मैं सब लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो अब जो लिम्फोइड टिश्यू है वो कहाँ पे, हमारे जो पूरे टिश्यूज है, मतलब जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, और ट्रैक्ट बोलो हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिश्यू और इनकी जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे जो लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं माल्ट। क्या बोलते हैं, माल्ट। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इज दैट क्लियर? समझ पड़ा ये बात सबको? Yes, तो ma'am. बेटा म्यूकोजल इसलिए बोला गया क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, इनकी जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की बनी होती है। पता है ना आपको ये बात? इसीलिए Yes, ma'am. उसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम आते हैं किसके ऊपर, एड्स के ऊपर। एड्स आपने ना बहुत कॉमनली सुना होगा और काफी सारे ना मिथ होते हैं इसके बारे में, तो वो आज अपन पढ़ के ना थोड़े से मिथ वगैरह दूर करते हैं।
और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने का, मोस्टली आपको पता है। सबसे पहले इसको हम एड्स को अगर फुल फॉर्म बोले, किसी को पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? Acquired immunodeficiency syndrome. वेरी गुड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम, कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम शो करेगा। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया है। एक्वायर्ड मतलब बिकॉज ऑफ कोई एक रीजन की वजह से। तो एड्स कोई किसी बीमारी नहीं है। बेसिकली एड्स क्या है? एक वायरस होता है। कौन सा? HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा? Human immunodeficiency virus. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी Virus. वायरस। तो HIV वायरस जो होता है, ठीक है, HIV जो होता है वो बेटा क्या करता है, उसकी वजह से एड्स होता है। जब HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा पुअर कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो सारी की सारी बीमारियों से लड़ने की जो सहन शक्ति है वो हो जाती है पूरी तरीके से खत्म। अब हमारी बॉडी में सहन शक्ति लड़ने से खत्म हो गई है तो हमारी को सारी बीमारियां जो है वो बहुत इजीली लग जाती है। जैसे टीवी हो गया, बहुत इजीली लग गया। कोई फीवर चल रहा है वो मुझे लग गया। अगर उस टाइम पे कोविड चल रहा होता तो कोविड मुझे इजीली लग जाता। जो भी बीमारियां हैं वो बहुत इजी लग जाती है। और अब मैं जो भी मुझे बीमारी लगी है मैं उसके साइन एंड सिम्टम शो करूंगी। मुझे टीबी हुआ है तो मैं टीबी के साइन एंड सिम्टम शो करूंगी। मुझे कोविड हुआ है तो मैं कोविड के साइन एंड सिम्टम शो करूंगी। मुझे मलेरिया हुआ है तो मैं उसके साइन एंड सिम्टम शो करूंगी। मुझे डेंगू हुआ है तो मैं उसके साइन एंड सिम्टम शो करूंगी। तो बहुत सारे, अगर आपसे बोल दिया जाए कि एड्स का क्या कोई पर्टिकुलर साइन या सिम्टम है जिससे आप पता कर सकते हो? नहीं, एड्स क्योंकि कोई बीमारी नहीं है तो हम नहीं बता सकते। एड्स में बस क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और आपको सारी बीमारियां लग जाती है और हर बीमारी के आप साइन एंड सिम्टम शो करते हो। दैट्स इट। अब यहाँ पे ये एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है। इट इज ग्रुप ऑफ वायरस है, वो कॉज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। बेटा इसकी अगर लाइफ साइकिल देखें ना, बहुत बहुत इजी है। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर 6 पढ़ा रही थी तो क्या आप लोगों को याद है, मैंने आपको बोला था एक ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोसेस पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे ना बेसिकली हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है। हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो देखो हमारा ना HIV इन्फेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले जो वायरस है, वायरस बेटा कहाँ पे एंटर किया? वायरस एंटर किया हमारे मैक्रोफेज के अंदर एंटर किया। मैक्रोफेज के अंदर वो एंटर कर जाएगा। अब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है तो जो आरएनए है ना, सबसे पहले हमारी बॉडी में आरएनए बेटा क्या करता है, रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। यहाँ पे देखो है ना, रेट्रोवायरस ने क्या किया, आरएनए को इन्फेक्ट किया। आरएनए बेटा क्या करता है, रेट्रोवायरस आरएनए को इन्फेक्ट करेगा। आरएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करना शुरू करता है, रेप्लिकेशन करना शुरू करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोसेस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो अपन ने पढ़ा था, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और क्या बनाता है? वायरल डीएनए। क्या बनाता है बेटा? वायरल डीएनए। अब ये जो वायरल डीएनए बनाए ना, तो ये क्या करता है, बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको गुस्सा हुआ दिख रहा है, यहाँ से आरएनए से हमारा डीएनए बनाए। हाँ के ना? वायरल आरएनए से हमारा वायरल डीएनए बनाए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब ये माइक्रोफेज में घुस के क्या करेगा, वायरल डीएनए आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हुआ। अब ये हमारी बॉडी में, यानी कि हमारा जो जीनोम है उसके अंदर एक्ट करेगा, घुस जाएगा। यहाँ पे एक्ट करके न्यूक्लियस डीएनए के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा।
मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। यहाँ के सेल सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे तो वो वापस क्या बनाएगा, न्यू इन्फेक्टेड आरएनए, और न्यू इन्फेक्टेड आरएनए न्यू वायरस बनाएगा। न्यू वायरस अलग अलग जाके वापस अलग अलग मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेगा। हर मैक्रोफेज एक नया आरएनए बनाएगा इन्फेक्टेड, वो अलग इन्फेक्टेड डीएनए बनाएगा। तो ऐसे ही जो प्रोसेस है ना, ये क्या बन जाता है, पूरी एचआईवी की फैक्ट्री बन जाती है। सारे के सारे जो मैक्रोफेज है वो बेसिकली इफेक्टेड होते जा रहे हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, देखो मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, कंटिन्यूसली मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं, वायरस बनाते जाएंगे, जिससे हमारी क्या बन जाएगी, एचआईवी फैक्ट्री बन जाएगी। ठीक है, और ये जो वायरस पार्टिकल है ना बेटा, ये जो इतने सारे बन गए, वो क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट में। कहाँ पे एंटर करते हैं ये, देखो सबसे पहले एक बार फिर सुनो, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। वायरस था रेट्रोवायरस, उसने वायरल आरएनए बनाया, वायरल आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारा वायरल डीएनए बना। वायरल डीएनए हमारे बेटा कहाँ पे है ना, हमारे एंटर करेगा, जीनोम में एंटर करेगा और वापस वायरल आरएनए बनाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस होंगे। बहुत सारे वायरस, तो बहुत सारे जो माइक्रोफेजेस हैं वो सारे वापस अफेक्ट होते जाएंगे, वो सारे वापस वायरल आरएनए फिर डीएनए, ये सब चलता जाएगा, पूरी एचआईवी फैक्ट्री बनती जाएगी। सारे माइक्रोफेज अफेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो वायरस पार्टिकल्स हैं, इतने सारे वायरस बन रहे हैं धीरे धीरे, एक वायरस से इतने सारे वायरस बन रहे हैं, रेट्रोवायरस बन रहे हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट में एंटर करते हैं, और टी लिम्फोसाइट में एंटर क्या करते हैं, वहां पे जाके भी रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये जो बेसिकली इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट में एंटर करके रेप्लिकेट किए तो नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमारा जो टी लिम्फोसाइट का नंबर है ना, वो डिक्रीज हो गया। टी लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज हो गया तो क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम तो टी लिम्फोसाइट की वजह से ही आता है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो क्या हो गया, हमारे को सारी बीमारियां लगने लग जाएगी। इसका मतलब हमें क्या हो चुका है, एड्स हो चुका है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक बार बताना टी लिम्फोसाइट कैसे क्या? डिक्रीज, टी लिम्फोसाइट कैसे डिक्रीज हुआ था? देखो हमारा, सुनो फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। रेट्रोवायरस था, वायरस एंटर किया, आरएनए को इफेक्ट किया, तो वो हो गया इन्फेक्टेड वायरल आरएनए। वायरल आरएनए ने हमारे जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हमारे वायरल डीएनए बनाया, हमारे वो जीनोम में गया, उसने वापस हमारे बहुत सारे आरएनए बनाए, फिर वापस डीएनए इन्फेक्ट हुए, बहुत सारे वायरस बन गए। फिर जो वायरस बने हैं ना हमारे, वो कहाँ पे एंटर करते हैं, टी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट में एंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, वापस रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने की वजह से क्या होता है, वो टी लिम्फोसाइट का नंबर धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होता जाएगा, इम्यूनिटी कम होती जाएगी। इम्यूनिटी कम होती जाएगी तो क्या होता जाएगा, हमारे को एड्स हो गया, यानी कि हम किसी से भी लड़ने की शक्ति हमारे में बची ही नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. समझ पड़ गया? तो काफी Yes, सारे सिम्टम हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ये सारे साइन एंड सिम्टम वो शो करता है। ये सब देख लो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। और नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैम। ठीक है, तो अब ना कैसे होता है एचआईवी ट्रांसमिट, कैसे होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। सबसे पहले हम बोले सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। हम अगर किसी का भी कोई ब्लड है जिसमें ऑलरेडी ये एचआईवी वायरस प्रेजेंट है, तो वो अगर मैंने किसी में अगर किसी को चढ़ा दिया वो वाला खून, तो उसको भी हो जाएगा। हम निडल्स, वो बोलते हैं ना सुई, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की अगर हमने ले ली काम में तो हमें हो जाएगा। प्लेसेंटा के थ्रू ये पास ऑन हो सकता है मदर से बेबी के अंदर।
ये सारी चीजें हैं। तो ये मोस्टली किन लोगों में देखा जाता है, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये उनमें देखा जाता है ना। तो ये चीजें बहुत क्लियर है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि भैया हमें निडल्स किसी की यूज नहीं करनी है, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, प्रोवाइड एजुकेशन, है ना। ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही थाली में खाने से हो रहा है, नहीं, हमारा जो फ्लूइड है वो उसकी फ्लूइड के कांटेक्ट में आना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा बेटा, हमारा एड्स होगा। समझ पड़ा बात। तो अब ये साइन एंड सिम्टम शो करने में ना काफी टाइम भी ले देता है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी बॉडी में ये घुसा और आज की आज इसने आपको अपना एक्शन दिखा दिया कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, नहीं। हो सकता है ये 5 से 10 साल भी ले लेता है अपना एक्शन, अपने साइन एंड सिम्टम शो करवाने में। तो इतना टाइम लग जाता है कि आपकी बॉडी में कम से कम 5 से 10 साल तक आपको पता भी नहीं पड़ता है और आपको क्या होता है, एड्स होता है। समझे? Yes, ma'am. समझे Yes, ma'am. मैम इसका Yes, ma'am. क्या? इलाज। सबसे पहले, हाँ, प्रिवेंशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ना प्रिवेंशन में अगर हम देखें कि कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया जो सारी चीजें वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफी सारे ना एनजीओ वगैरह बनाया है। जैसे एक है नाको। क्या है? नाको। नाको का फुल फॉर्म अगर बोला जाए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये क्या करता है, हमारे ध्यान रखता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है क्या, तो ये पूरा एड्स से रिलेटेड डील करता है। ठीक है। हमारा जो WHO है वो भी इस चीज का ध्यान रखता है। ठीक है। अब अगर आप बात करते हो किसकी, ट्रीटमेंट की, सबसे पहले इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। और डायग्नोस किया जाता है एक मेथड की वजह से जिसको हम बोलते हैं एलिसा। याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था एलिसा। Yes, ma'am. पढ़ा था। एंजाइम, Rapid की ग्रोथ करवाते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, याद आ रहा है? Yes, ma'am. बायोटेक। Yes, ma'am. तो ये हम इसकी मदद से क्या करते हैं, एलिसा की मदद से इसको डायग्नोस करते हैं। और ट्रीटमेंट में हम बोले तो हम इसमें देते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। हमारा रेट्रोवायरस ही था ना, तो रेट्रोवायरस बन रहा Yes, था, ma'am. तो हम उसका एंटी तो देंगे उसको। तो हम क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जिसमें रेट्रोवायरस ना बने। ठीक है। बट ये एंटी वायरल ड्रग जो है ना बेटा, ये पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होते, ये सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव होते हैं। अगर ये पूरी तरह से इफेक्टिव होते तो हम इस डिजीज को पूरी तरीके से क्योर कर पाते और इस डिजीज की वजह से किसी की भी डेथ नहीं होती। पर क्या है, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग बिना आज के टाइम में क्या है, पार्शियली इफेक्टिव है, पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट डेथ को नहीं रोक सकते हम इसके अंदर। ठीक है। हम जीने के साल बढ़ा सकते हैं, पर डेथ तो इवेंचुअली होनी ही होनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंसर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैंसर। इफ दीपांशु जॉइन्स द क्लास ना, जस्ट लेट मी नो। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भी वो तो मुझे ध्यान रहेगा। अगर इफ इन केस दीपांशु जॉइन्स द क्लास, जस्ट लेट मी नो। ठीक है। Okay. Okay. याद हो तो जाएगा तो मैं बता देंगे। चलो, कैंसर।
कैंसर जैसे आपको पता है आज हमारी मेजर कॉज ऑफ जो डेथ है, काफी सारी जो डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कैंसर की वजह से। कि काफी सारा जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, काफी ज्यादा रिस्की होता है, काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है, सारी चीजें वो हटाओ। कैंसर एक्चुअल में होता क्या है? देखो, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ना एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या नाम है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में है ना, तो वो उसका क्या करता है? प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कि यार उस सेल का ना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होने दे रहा, ठीक है। बट जब कैंसर होता है तब क्या होता है? ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये खत्म हो जाती है। तो जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, तो जो सेल्स है वो क्या करते हैं बेटा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? अनकंट्रोल, अनाप शनाप तरीके से बनना शुरू कर देते हैं। अनाप शनाप बनने तरीके से शुरू कर देते हैं और क्या बनाते हैं? गिव राइज टू मास ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्यूमर। TMOUR, ट्यूमर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना ट्यूमर की, तो ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कोई मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है कि बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? एनीवन? नो वन? देखो, आप कभी कभार बोलते हो एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और लेट से बहुत कॉमन कैंसर है तो लंग कैंसर हो गया। तो ये कैंसर क्या है? एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट है, उनका एक लोकेशन है, वो वहां से फैल नहीं रहे। पर कभी कभार कोई कैंसर होता है, लेट से ब्लड कैंसर, जो पूरी बॉडी में फैलता है। तो जो कैंसर रिमेन, ठीक है, रिमेन कन्फाइंड टू पर्टिकुलर लोकेशन, टू पर्टिकुलर लोकेशन, जो एक ही जगह पे रहता है, जो, या बेसिकली मैं बोल दूं विच डू नॉट स्प्रेड, जो फैलता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिनाइन। और मैलिग्नेंट कौन सा होता है? कि उसके अंदर जो सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक। इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली वेरी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं? विच स्प्रेड, जो स्प्रेड करते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है। तो यार अब मेरे को ना एक बात बताओ, हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेज किया? यार कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में बात करें तो कुछ भी हो सकते हैं। केमिकल कॉज भी हो सकता है, बायोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं और फिजिकल कॉज भी हो सकता है। अगर मैं केमिकल कॉज में बात करूं तो हम सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, है ना, उसकी वजह से हो सकता है। हो सकता है, क्या है, होता है ना। काफी सारे हमारे इन्वायरमेंट में तरह तरह के फैक्ट्रीज में ना डाइज बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, तो उसकी स्मेल का, केमिकल स्मेल जब हमारे अंदर जाता है, जब उनको इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। बायोलॉजिकल अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे आ जाते हैं सारे ऑन्कोजेनिक। ऑन्कोजेनिक मतलब होता है जो कैंसर कॉज करता है, कैंसर कॉजिंग, ठीक है, कैंसर कॉजिंग। तो ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। ठीक है, समझ पड़ा? तो ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस है ना बेटा, इनके अंदर एक जीन होता है और उस जीन का नाम होता है
वायरल ऑन्कोजीन। क्या होता है? वायरल ऑन्कोजीन। ऑन्कोजेनिक वायरस वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। इनके अंदर एक जीन होता है जिसका नाम है वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है। और हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर कौन सा जीन होता है? उसका जो नाम है वो होता है हमारे सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। हमारे अंदर होता है सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। ठीक है, जिसको हम C1 भी बोलते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जो कि हमारी बॉडी में ना बेटा क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर बेटा किसका हैंड रेज हो रहा है? शिवम बोलो। मैम जो कैंसर है वो जेनेटिकली भी पास ऑन हो सकता है? हाँ बेटा, वो मैं बताऊंगी, रुको तो सही। बट एटलीस्ट जब मैं बोल रही हूँ एक मिनट रुको तो रुको। मतलब इतना तो एकदम फटाफट फटाफट हैंड रेज कर रहे हो, मैं बोले क्या हो गया? जो नॉर्मल सेल होते हैं, हाँ होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके अंदर जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, और उसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन भी बोलते हैं। तो नॉर्मली ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में ना इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। बट अगर लेट से कोई कंडीशन आ गई हमारी बॉडी में, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो गया जीन्स के अंदर, तब क्या हो जाता है बेटा? ये एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर कॉजिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैंसर causing oncogene, which is known as viral oncogene. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ पड़ा कि कैसे पूरा प्रोसेस है कि सेलुलर ऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन हुआ है तो फिर वो वायरल ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है। और अगर अब मैं फिजिकल के बारे में हम बात करें तो फिजिकल में तो आपको पता ही है, सारी एक्सरेज आ गई। हम बोलते हैं ना इतना ज्यादा धूप में मत निकलो कैंसर हो जाएगा। एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सारे बेटा यूवी रेज हो गई, ये सारी हमारी किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे फिजिकल में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आप पूछो। अब किसी को कुछ पूछना है? शिवम आपको और कुछ पूछना है? बताओ। मैम अल्कोहल से कैंसर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। चैट में क्वेश्चन आया था ना ये। नहीं, अल्कोहल से कैंसर नहीं होता। उससे तो किडनी खराब होती है सिर्फ। लिवर सिरोसिस, लिवर खराब होता है आपका, लिवर। किडनी खराब नहीं होती मैम? किडनी होती है, किडनी तो आपकी हर चीज में होगी। किडनी आपकी बेटा हर चीज में खराब होगी। किडनी क्योंकि आपकी बॉडी में आप जो भी ले रहे हो वो एक्सक्रीट आउट किसकी मदद से हो रहा है? किडनी कोई भी वजह से। हार्मफुल सब्सटेंस जो आप लोगे वो एक्सक्रीट आउट कौन करवाएगा? किडनी। तो कुछ भी हार्मफुल जाएगा वो किडनी के थ्रू जाएगा। तो किडनी तो हर चीज में मेजोरिटी में खराब होती है। बट कैंसर हमारे अल्कोहल में जो मेनली खराब होता है वो होता है हमारा लीवर। ये मैं भी पढ़ाऊंगी, लिवर सिरोसिस, जिसके अंदर लीवर हमारा पूरा खराब, सत्यानाश, खत्म। ठीक है। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? नो मैम। Ma'am. तो अब आता है हमारे कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन काफी तरीके से हो सकता है। आप क्या करो, ब्लड ले लो और या फिर बोन मैरो टेस्ट कर लो। सबसे पहले बोन मैरो टेस्ट भी होता है। ठीक है, हम वहां से थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं। बायोप्सी होती है, ठीक है। रेडियोग्राफी जैसे एक्सरेज हो गए हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन के अंदर हमें एक चीज पता पड़ती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आजकल एक चला है जिसके अंदर है ना स्पेसिफिक एंटीजन बन जाते हैं उसके अगेंस्ट। तो ऐसा होता है, बस आपको इतना याद रखना है। एक होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंदर वही है, ये टेक्निक है जिसके अंदर हम जीन्स को पता करेंगे कि कौन से कैंसरस है, कौन से कैंसरस नहीं है। तो ये सारे कुछ कैंसर डिटेक्शन है जिसकी मदद से हम पता करते हैं कि भैया किसको हमारे कैंसर है, किसको कैंसर नहीं है। समझ पड़ा बात?
Yes, ma'am. अब अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट क्या होगा, चलो आप बताओ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कैंसर का। मैम सर्जरी करके कीमोथेरेपी। ठीक है, क्या नीमोथोरेक्स? कीमोथेरेपी करे। कीमोथेरेपी। अच्छा कीमोथेरेपी, मैं वही सोचू न्यूमोथेरेक्स कौन बोला यार। मैम सर्जरी हाँ सर्जरी करके निकाल दो। देखो, एक होता है सबसे पहले सर्जरी, कि यार सर्जरी में क्या होता है, जो भी अफेक्टेड वाला है उस पूरे पार्ट को ही निकाल दो, सो दैट वो अगल बगल वाले को अफेक्ट ही ना करे। पर सर्जरी भी किस केस में हेल्पफुल हो सकती है, दो तरह के मैंने आपको कैंसर बताए थे, एक मैंने कैंसर बताया था बिनाइन और मेलिग्नेंट, तो आप बताओ किसके अंदर सर्जरी हेल्पफुल होगी, बिनाइन में या मेलिग्नेंट में? मैम बिनाइन। वेरी गुड, बिनाइन में होगी, क्योंकि वहां पे एक जगह रिस्ट्रिक्टेड है ना, वहाँ कन्फाइंड टू एक फैलेगा नहीं। पर्टिकुलर लोकेशन, फैल नहीं रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम सर्जरी से उस पार्ट को ही निकाल देते हैं। फिर एक आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग डोज में हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स ही जो है वो डैमेज हो जाते हैं और बाकी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। रेडिएशन थेरेपी में कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, इसके अंदर काफी ज्यादा ना ड्रग्स, हाई डोज ना ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर है ना जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। बट इसके ना काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं कीमोथेरेपी के, क्योंकि बहुत हाई डोज होती है, इतना हाई डोज ड्रग्स होते हैं ना कि मत पूछो, इतने हाई डोज होते हैं कि इसके अंदर आपके बाल झड़ने लगते हैं, इवन आपको एनीमिया भी देखा जाता है, क्या हेयर लॉस, एनीमिया। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। मैम वो मैं वही पूछने वाला था कि कैंसर वाले लोग अपने बाल कटवा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं आपके, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट है, बेसिकली हेयर लॉस एनीमिया क्या है, साइड इफेक्ट ओनली ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम बढ़िया हो चुका है, अब हमारे बाकी जो हमें और दूसरी क्या चीज करनी है, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, क्या करना है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है बस, यानी कि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करना है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ा ये बात आपको, यस मैम। यस मैम। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर आपको? नो मैम। तो बेटा ये आपका जो है आज पूरा एड्स कंप्लीट हो चुका है, नहीं आपका इम्यूनिटी कंप्लीट हो चुका है, एड्स कंप्लीट हो चुका है, कैंसर कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा, कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो गया आज? सही था मैम। नो मैम। नहीं, बाकी अदरवाइज इतना है ना आज, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे ना पूरा एक लेक्चर चाहिए ड्रग एंड अल्कोहल को करवाने के लिए। अभी आपका जो पूरा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके अंदर पता है क्या है, एक्चुअली मेरे को पूरा लेक्चर चाहिए होगा, क्योंकि उसके अंदर ना बीच में हम तोड़ नहीं सकते, और वो आपका लास्ट टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, जिसके अंदर आप बार बार अल्कोहल के बारे में बात करें, लिवर सिरोसिस जो मैंने बोला था वो। अब जैसे ड्रग्स में जितने भी होते हैं, ओपियोइड्स हो गए, है ना, एक सेकेंड, ओपियोइड्स हो गए और हमारे कैनाबिनॉइड्स हो गए, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी इसी के अंदर आने वाली है और हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैम जो चैट कि में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले। मैम मेरा कल वाला डाउट बता दीजिए फिर। अच्छा ठीक है, ये सब फॉर्म भर दो, ठीक है, और बाकी सब लीव कर सकते हो क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है।